हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में लेक्चर नंबर 48 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट जो है किस तरीके से वहां पर काम किया जाता है। इसके ऊपर हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कैसे निकालती है पार्लियामेंट में, कैसे इसको लेके जाया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेट लिस्ट के बारे में डिस्कशन होगा, ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकसभा जब हो जाता है तो क्या होता है इस सिचुएशन के अंदर। फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में देखेंगे। देन मार्च रश एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है इसको देखेंगे, राज्यसभा और देन लोकसभा के ऊपर भी एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं कि आप 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे स्कोर करने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो लक्ष्मीकांत की बुक है इसको करना बहुत ज़रूरी है इंडियन पॉलिटी वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जो लक्ष्मीकांत या फिर कहीं इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऐसा देखा गया लास्ट ईयर्स के अंदर 10 क्वेश्चन तो इंडियन पॉलिटी से पूछे ही जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। डिपेंड करता है किस साल में किसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है और कितना उसका ध्यान इंडियन पॉलिटी की तरफ है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स इस बुक को स्टडी करना पड़ेगा, चाहे तो इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखिएगा जब तक कि आप अच्छा स्कोर ना करें। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं बुक में से बनाए गए हैं, जब आप इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सपर्टीज ले आएंगे, अगर इनमें एक्सपर्टीज आपकी आ जाती है तो आप ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे जो कि बुक्स के अंदर से नहीं बनाए जाते, जो कि पूरे तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ऑल्दो हम एप्लीकेशन बेस्ड की भी क्वेश्चन साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड की कोई लिमिट नहीं होती। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी नए तरीके का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पे जब बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजिली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस बार का क्वेश्चन था, आंसर उसका डीपीएसपी था, तो वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था। अगर आपको डीपीएसपी के बारे में बेसिक नॉलेज होती तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ते ही बता देते कि चारों ऑप्शन में से डीपीएसपी इज द करेक्ट आंसर। इवन दो वो क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बट अगर आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स आपके क्लियर है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करना सबसे इजी हो जाता है। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तीन स्टेटमेंट बेसिकली आपको दे रखी है। पहली कहती है मनी इज पेड आउट ऑफ सीएफआई। सीएफआई के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट्री लॉ। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर मनी को पे करना है तो पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। मे बी द पेमेंट इज मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। तो अगर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा पे करना है तो इस सिचुएशन के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड, कॉन्टीजेंसी फंड इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है ये बेसिकली प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। तो तीन आपको वेरियस फंड्स जो हैं उनके बारे में बताया और उनमें से पैसा कैसे खर्च किया जाता है ये भी बताया हुआ है। आपको बताना है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। चलिए सोचिए इसके बारे में। चलिए वापिस आते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करी जाए तो यस, मनी जो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे करी जाती है, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो बनाना पड़ता है, वो पास करना पड़ता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। इसमें बेसिकली अप्रोप्रिएशन बिल एक लेके आया जाता है, उसको अप्रोप्रिएशन एक्ट में ट्रांसम्यूट किया जाता है एंड देन सीएफआई से पैसा निकाल लिया जाता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर करने की जरूरत नहीं होती। तो सीएफआई के अंदर बेसिकली आपको पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन पीएआई के अंदर, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा भी ये हुआ है, पेमेंट इज मेड फ्रॉम पीएआई विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ती है, पाई के अंदर नहीं पड़ती है। कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है बेसिकली ऐसे कुछ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है, इन सिचुएशन के अंदर कॉन्टीजेंसी फंड के अंदर से पैसा निकाला जाता है और उस इमरजेंट सिचुएशन के अंदर यूज किया जाता है। ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की पॉकेट है, उस पॉकेट के अंदर कुछ पैसा पड़ा है और कोई भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आती है तो प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट में से पैसा निकाल के उस सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है आपकी ये भी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी, ग। तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स एंड कॉन्टीजेंसी फंड ये हमने पढ़ लिया, और कैसे पैसा निकाला जाता है पार्लियामेंट की वर्किंग के अंदर इसमें से ये भी हमने देख लिया। अगर बेसिक चीजें जाननी हो कि पैसा आता कहां से है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके जो रेवेन्यू होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। साथ में ही पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जुडिशियल डिपॉजिट्स इसके अंदर आते हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स भी इसमें आते हैं, साथ में ही जो डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स होते हैं वो भी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का पार्ट बनते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड में बताइएगा कि कितना पैसा होता है एक टाइम के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे ज़रूर सर्च करिएगा और मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें अगर आप खुद भी सर्च करके उसे टाइप करते हैं, देखते हैं, तो वो आपके जहन में बहुत अच्छे से रहती है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें आप भूल जाएं। बेटर ये होगा कि मैं आपको 90% चीज़ें बताऊँ और 10% मैं आपको असाइनमेंट दूँ, ताकि आप खुद उनको सर्च करें, खुद ढूंढें, क्योंकि खुद सर्च करी हुई चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछ रहा है पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट व्हेन। तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के अंदर कब लॉज बनाती है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं, तब कब उसके अंदर पार्लियामेंट जो है लॉज बना सकती है। तीन आपको वेरियस ओकेजन्स, सिचुएशंस दे रखी है और आपको बताना है कि ऊपर वाली सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन आपकी करेक्ट है। पहली सिचुएशन कहती है लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, मतलब जब लोकसभा एक रेजोल्यूशन को पास करती है तो पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर लॉ बना सकती है। मे बी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अगर जो नेशनल इमरजेंसी है उसका प्रोक्लेमेशन किया जा चुका है तो उस केस के अंदर भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर लॉज बना सकती है। व्हेन टू और मोर स्टेट्स मेक अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट, जब दो या दो से ज्यादा राज्य, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर इस एरिया के अंदर लॉज बनाइए, उस सिचुएशन के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है। सोचिए, टाइम लीजिए, अच्छे से सोचिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले तीसरी स्टेटमेंट उठाइए। देखिए, जब स्टेट्स खुद ही कह रहे हैं कि आप हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर लॉज बनाइए, तो क्या दिक्कत है, बना दीजिए। हो सकता है वो नहीं बना पा रहे होंगे किसी लिमिटेशन की वजह से, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट हो जाती है। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, आपको पता है जो स्टेट्स हैं उनकी पावर काफी हद तक कम हो जाती है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन यूनियन, दैट इज सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हमने ये चीज पढ़ी भी है, अपने नोट्स में भी पढ़ी है कि जो स्टेट्स हैं, वैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो फेडरल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, मतलब स्टेट्स की अपनी पावर है, यूनियन की अपनी पावर है। लेकिन अगर कोई भी इस तरीके की इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है जैसे नेशनल इमरजेंसी, तो हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसम्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती है तो यूनियन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उस सिचुएशन के अंदर चाहे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर लॉज बना सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए तो क्या लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, तभी ऐसा किया जा सकता है? नहीं, जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है कि जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट लिस्ट के अंदर लॉज बनाने चाहिए, तो ये चीज करी जा सकती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी, ध्यान रखिए। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं यहां पर। तो ये सिचुएशन है जब पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के अंदर लॉज बना सकती है। याद रखने का तरीका है टू प्रिंस करके याद रख लीजिएगा। मुझे ये निमोनिक्स ज्यादा बेटर लगा, आप इससे अलग निमोनिक्स बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। टू प्रिंस का मतलब क्या है? देखिए, टू स्टैंड्स फॉर टू और मोर स्टेट्स, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को ये हमारे यहाँ के स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ बनाइए, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। पी स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल इन ऑपरेशन होता है स्टेट्स के अंदर तो भी ऐसा किया जा सकता है। आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा, जब राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू द सेम इफेक्ट कि यहाँ पे पार्लियामेंट को लॉज बनाने चाहिए, तो भी ये किया जा सकता है। एनसीई स्टैंड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन के अंदर होती है तब भी ऐसा किया जा सकता है। आई हमारा बीच में छूट गया, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए भी, या इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज और कन्वेंशन को इफेक्ट देने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप टू प्रिंट्स करके याद रख सकते हैं, कोई अपना निमोनिक्स भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। बात करता है ऑल द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, जितने भी ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट की रिसेस चल रही होती है, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी वीक्स आफ्टर इट्स रीअसेंबली। तो जब पार्लियामेंट अपनी रीअसेंबली कर लेती है उसके कितने टाइम पीरियड के अंदर इसको पास कर लेना जरूरी होता है? क्या 6 हफ्तों के अंदर, 12 हफ्तों के अंदर, 9 हफ्तों के अंदर, या फिर 3 हफ्तों के अंदर? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहां पे है 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है। देखिए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम टाइम ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए पार्लियामेंट के पास कितना होता है, और इसका आंसर होता है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, ठीक है।
और यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीअसेंबली के बाद मैक्सिमम कितना टाइम होता है, वो होता है 6 हफ्ते। देखिए किस तरीके से, यहां पे मैं दोनों क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हाउस के सेशंस होते हैं इसमें मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है, जैसे पहला हाउस का सेशन हुआ और दूसरा हुआ, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम हो सकता है, ठीक है। और ये जो बीच का पीरियड है ये हो गया आपका रिसेस पीरियड, ठीक है। इस रिसेस पीरियड में मान लीजिए अगर हाउस आज ही बंद हुआ और आज ही बंद होने के बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस ले आए, और मान लीजिए कि 6 महीने के बाद, जो कि एक मैक्सिमम डिफरेंस है दूसरे सेशन और पहले सेशन के बीच के टाइम का, दूसरा सेशन 6 महीने के बाद होता है, तो मतलब ऑर्डिनेंस जो पहले दिन आया था वो 6 महीने तक पास नहीं हो पाया क्योंकि हाउस सेशन में ही नहीं था पूरे ड्यूरेशन के टाइम पे, ठीक है। अब जब हाउस दोबारा से रीअसेंबल हुआ है, इनको दिया जाता है 6 वीक्स का टाइम कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसको आप 6 वीक्स में पास करो। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 6 महीने का टाइम पहले और 6 हफ्तों का टाइम अब। तो टोटल टाइम कितना होता है, मैक्सिमम टाइम ऑर्डिनेंस को पास करने का होता है 6 महीने प्लस 6 वीक्स। लेकिन यहां हमारे क्वेश्चन में ट्विस्ट था, इसमें पूछा था पार्लियामेंट के पास कितने वीक्स का टाइम होता है आफ्टर रीअसेंबली। जब यहां पे पार्लियामेंट जो थी उसने अपने सेशन को खत्म किया था और दोबारा 6 महीने के बाद रीअसेंबली करी, रीअसेंबली के बाद कितना टाइम है, देखिए रीअसेंबली के बाद 6 वीक्स का टाइम होता है। टोटल मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ध्यान से इसको अगर नहीं समझ में आया दोबारा से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टाइम्स देखिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब तक आपको समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स देके पूछ रहा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, देखिए एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पॉलिसीज के लिए और अपने एक्ट्स के लिए। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट नॉट इंडिविजुअली। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन इंडिविजुअल तौर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। Council of Ministers can be removed from office by the Lok Sabha by passing a no confidence motion। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं ऑफिस से, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा, अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास कर दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करी है। हमने शुरुआती दौर के लेक्चर्स में देखा था, वेस्टमिंस्टर मॉडल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पार्लियामेंट है इसके लिए एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जो भी पॉलिसी वो बना रहे हैं, जो भी एक्ट्स वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हुम, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी पार्लियामेंट के अंदर ही अपोजिशन जो है मिनिस्टर से, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछते कि बताएं आप ये एक्ट लेके आए हैं तो क्यों लेके आए हैं, आप ये पॉलिसी लेके आए हैं तो क्यों लेके आए हैं, हमें नहीं लगता है कि इसकी जरूरत थी, हमें लगता है कि इसमें पैसा वेस्ट हो रहा है। आपने बहुत बार जो डिबेट एंड डिस्कशन होती हैं हाउसेस के अंदर ये चीज जरूर देखी होगी उसके अंदर। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एग्जीक्यूटिव्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने आपको बताया अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको याद होगा करंट अफेयर्स में मैं आपको बताता भी हूं कि ये चीज न्यूज में क्यों थी। ये चीज न्यूज में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब दिया, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब दिया, क्योंकि उनकी जवाबदेही होती है वहां पे, उनको एक पद दिया गया है, उनको एक चेयर दी गई है, एक पोजीशन दी गई है, और वहां पे वो किस तरीके का काम कर रहे हैं ये उनको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और टाइम टू टाइम पार्लियामेंट को अवगत कराना पड़ता है कि मैंने ये काम किया। चलिए, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, अगर स्टेटमेंट यहां तक होती तो बिल्कुल ठीक होती, लेकिन यहां लिखे नॉट इंडिविजुअली। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली भी, पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को, और इंडिविजुअल जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी अपनी अपनी मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट अपने सेकंड पार्ट की वजह से गलत हो जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिस्टर की फिक्स करी जाती है। अब आते हैं तीसरी स्टेटमेंट पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द लोकसभा बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपने देखा होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, पुरानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी टाइम टू टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोबेबली लोकसभा को ऐसा लगा कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को गिराया जा सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये काफी बार अपोजिशन पार्टीज या फिर दूसरी पार्टीज जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज भी करती है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो हमारी है वो भी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। देखिए मैंने आपको अभी बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाया जा सकता है। पर और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और कौन कौन से हथियार होते हैं, और कौन कौन से हथकंडे होते हैं जिसके थ्रू लोकसभा जो है वो अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर दिखा सकती है। तो पहला बताया गया बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल। क्या मनी बिल को रिजेक्ट करके ऐसा किया जा सकता है? बाय पासिंग अ सेंश्योर मोशन। सेंश्योर मोशन को पास करके ऐसा किया जा सकता है? बाय पासिंग अ कट मोशन। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए मनी बिल जो होता है अगर ये रिजेक्ट कर दिया जाता है दैट टेंट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे उसे देखा जाता है। तो यस, इसके थ्रू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अंदर दिखाया जाता है लोकसभा के द्वारा अगर मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी ठीक हो जाती है। सेकंड, क्या सेंश्योर मोशन को पास करके ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए सेंश्योर मोशन, कट मोशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वहां हमने देखा था कि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं और मैंने आपको वेरियस टाइप के मोशंस के बारे में बताया था कि किसमें कितना कितना कट होता है, कट मोशन, इकोनॉमी कट, टोकन कट, आपको याद आ रहा होगा। तो तीनों ही ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सरकार के अंदर प्रतीत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू सीरीज है, जैसे हमने अपनी स्पेक्ट्रम की सीरीज को किया है और अभी हम लक्ष्मीकांत की सीरीज को कर रहे हैं। द सेम गोज फॉर आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू सीरीज, जिसमें सीसीआरटी, एनसीईआरटी एंड इंपॉर्टेंट बुक्स जो है उनको कवर किया जाएगा ताकि पूरी बुक को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं exam.network.com के ऊपर, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो सबसे पहले करेक्ट को आप सर्कल में डालें। देन अबाउट फाइनेंशियल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट कहती है पार्लियामेंट ग्रांट्स मनी टू द गवर्नमेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। पार्लियामेंट जो है वो मनी ग्रांट करती है किसको? गवर्नमेंट को, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हो सकता है। सेकंड, कंट्रोल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स थ्रू द 3 फाइनेंशियल कमिटीज। तो इसमें कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है? ग्रांट के अप्रोप्रिएशन के बाद 3 फाइनेंशियल कमिटीज के थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए पार्लियामेंट पैसा किस तरीके से देती है? आप जानते हैं कि बजट पास होता है, हर साल बजट पास होता है। तो पार्लियामेंट जो है पैसा देती है किसके थ्रू? बजट के थ्रू 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट को। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। बेसिकली 2 तरीके के यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। एक होता है आपका बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, एंड एक होता है पोस्ट बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है? बेसिकली बजट के अंदर जो चीजें मांगी जाती है, अनेक्टमेंट ऑफ द बजट के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है और वहां पर कंट्रोल किया जाता है जब भी ये पैसा एलोकेट किया जाता है। पोस्ट बजटरी कंट्रोल में क्या होता है? अब तो बजट का पैसा दे दिया गया, अब पोस्ट बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स, क्योंकि जितना भी अप्रोप्रिएशन होना था वो तो पहले ही हो चुका है। लेकिन 3 हमारे पास फाइनेंशियल कमिटीज होती है जो कि देखती है पोस्ट बजटरी पैसे को सही इस्तेमाल किया जा रहा है या सही जगह खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर ठीक हो जाती है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, दिस इज विच इज कॉल्ड द रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स क्या होता है? जो पैसा अभी हमने पीछे देखा था कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर यहां पे स्टार्ट होता है और यहां पे एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और यहां पे मान लीजिए किसी एरिया के अंदर 1000 करोड़ दिए गए। आपने कुछ पैसा खर्च किया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ खर्च हो गया, 700 करोड़ खर्च हो गया। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके 700 करोड़ खर्च हुए हैं, ठीक है, और 300 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये 300 करोड़ जो है ये एक्सपायर हो जाते हैं और वापस से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आ जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि लैप्स हो गई, ये पैसा लैप्स हो गया, आप यूज नहीं कर पाए, मिनिस्ट्री यूज नहीं कर पाई इसको। इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो लास्ट के टाइम पर ज्यादा खर्च करते हैं ताकि ये पैसा बचे ना और वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ना जाए, किसी ना किसी एक्टिविटी के ऊपर इसको लगा दिया जाए। सो रूल ऑफ लैप्स जानना काफी जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेट करता है। व्हाट इज मार्च रश? मार्च रश क्या होता है? बिल पासिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में बिल को पास किया जाता है उसे मार्च रश कहते हैं। हैवी एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में ज्यादा एक्सपेंडिचर होना मार्च रश कहलाता है। हैवी अर्निंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है मतलब मार्च के आसपास, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना ये मार्च रश कहलाता है, या फिर कोई और ही चीज है ये? नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए देखिए अभी हमने रूल ऑफ लैप्स देखा, उसी से ही रिलेटेड ये पॉइंट है। इसमें होता क्या, देखिए मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक के लिए 1000 करोड़ दिया गया, ठीक है।
1000 करोड़ एक एरिया के अंदर दिया गया और यहाँ पे मार्च आ गया, 15 मार्च आ गई, लेकिन हमने सिर्फ 700 करोड़ ही खर्च किए। तो क्या होगा, कोशिश करी जाती है इन 300 करोड़ को उन बचे हुए 15 दिन के अंदर खर्च कर दिया जाए। तो इसी वजह से मार्च के अंदर जो खर्चे हैं वो देखा जाता है काफी हैवी एक्सपेंडिचर जो है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर किया जाता है, क्योंकि जो पैसा शुरुआती महीनों के अंदर खर्च नहीं किया जा सका उसको लैप्स होने से बचाया जाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो वापस ना जाए। इस वजह से मार्च के महीने में बहुत ज्यादा खर्च आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल लीड्स टू हैवी रश ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने आपको बताया, जिसे मार्च रश कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लैप्स के साथ ही कनेक्ट करके पढ़िएगा। आज के 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 टॉक्स अबाउट कि बताइए 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। आप देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। जो मेजर पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। Second, state legislature can pass a resolution requesting the parliament for the creation or abolition of legislative council in the state. State legislature चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है उसके थ्रू कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमारे स्टेट के अंदर या तो क्रिएट कर दीजिए या उसे खत्म कर दीजिए, हो सकता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक फीचर। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी एरिया को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के, सिर्फ बेसिक फीचर को छोड़कर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, ठीक है। और आप कह सकते हैं एक तरीके से है तो दोनों का अमेलगमेशन है। तो ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक पार्ट तो ऐसा है जिसको स्पेशल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। मतलब स्पेशल मेजोरिटी जो होती है इसमें 2/3 सीट्स चाहिए होती है और हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। स्पेशल मेजोरिटी की डेफिनेशन अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होता है, टिपिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चेंज करना। देन दूसरा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जिसे सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है चेंज। सिंपल में नाम में ही सिंपल है, मतलब सिंपली किया जा सकता है। तो स्पेशल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सिंपल सिंपली है। तो मेजर पोर्शन को स्पेशल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप चेंज क्या करना चाहते हैं। पूरी चीज, हर एरिया, हर प्रोविजन को आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिंपली चेंज कर दें। हर एरिया को आप ऐसा नहीं बना सकते कि उसे चेंज करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। कुछ जो इंपॉर्टेंट एरिया, जो क्रूशियल एरियाज है, वहां आप डिफिकल्टी लेवल रखते हैं, मतलब स्पेशल मेजोरिटी रखते हैं। कुछ ऐसे एरिया जो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते वो आप सिंपल के अंदर रखते हैं ताकि आसानी से उसको चेंज कर लिया जाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके वेरियस अकाउंट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स जो होते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट हुआ, तो वहां पे जो आपका जो ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड होता है, आपका पासवर्ड डिफिकल्ट होता है। क्यों? ताकि कोई भी उसे गेस ना कर पाए। लेकिन कुछ और ऐसे आपके ऑनलाइन अकाउंट्स होंगे, उनके पासवर्ड ईजी होते हैं क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई ले भी लेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरीके से होता है। देन पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब आते हैं सेकंड पे। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो क्या एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है। देखिए जस्ट अ सेकंड, मुझे ये रिमूव करने दीजिए। अगर बात करी जाए, हमारे पास वेरियस स्टेट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, और जहां दोनों होते हैं वहां हम कहते हैं कि बाई कैमरलिज्म सिस्टम है वहां पे, ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम फॉलो किया जा रहा है क्योंकि वहां पे अपर हाउस भी है और वहां पे लोअर हाउस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है और काउंसिल नहीं है। तो वहां पे स्टेट चाहे तो पार्लियामेंट को कह सकता है कि आप हमारे यहाँ पे काउंसिल भी बना दो। और जिन लोगों के पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है, उनको लगता है काउंसिल बिना किसी रीजन के बनाई हुई है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, वो चाहे तो इसे एबोलिश करने की भी जो एक रेजोल्यूशन है उसके लिए पास कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो चाहे तो एक रेजोल्यूशन जो है रिक्वेस्ट का पास कर सकते हैं और पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की काउंसिल को बना दीजिए या हमारे यहाँ की काउंसिल को खत्म कर दीजिए। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश की तरफ से एक ऐसी रिक्वेस्ट करी गई थी, कुछ महीने पहले ही। चलिए तीसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बेसिक फीचर को छोड़ के। अगर आपको याद हो केशवानंद भारती केस 1973, इसमें यही चीज कही गई थी कि भाई पूरी की पूरी पावर है पार्लियामेंट के पास कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो चाहे तो बदल सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट ही चेंज कर ले, ठीक है। तो स्पिरिट आप चेंज नहीं कर सकते, बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बाकी आपको जो भी बदलाव करना है आप उसके अंदर कर सकते हो। और ये चीज केशवानंद भारती के बाद जो एक और केस आया था जिसका नाम था मिनर्वा मिल केस
7 साल के बाद 1980 के अंदर इसने यही चीज को रीअफर्म किया था, इसी चीज को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं करी गई है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बताए गए हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या एक बार देख लेते हैं। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर में आता है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप इस जो बेसिक चीजें आपके प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है, उसको नहीं बदल सकते आप। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर है उसको भी नहीं चेंज कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर में आती है। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया कंट्री, वो भी आप नहीं बदल सकते। चलिए, मैंने स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बताया था आपको क्या होती है। स्पेशल मेजोरिटी दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स को लिया जाता है और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स को, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, उनके वोट्स को यहाँ पे लिया जाता है। कुछ केसेस में स्पेशल मेजोरिटी में स्टेट्स जो होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है। मेजोरिटी के ऊपर जो अलग अलग टाइप की होती है, सिंपल, स्पेशल, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा। तो कौन कौन से तीनों में से मैटर्स ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, क्या ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल होती है? मे बी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या दोनों की पावर सेम होती है? मे बी। थर्ड, पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स के मामले में राज्यसभा और लोकसभा क्या बराबर होते हैं? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, यहां पे डिस्कशन करते हैं लोकसभा और राज्यसभा कहां पर इक्वल होते हैं। देखिए, जब ऑर्डिनरी बिल को पास करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में बिल जाता है, स्क्रूटनी होती है, दोनों में पावर्स दोनों की बराबर होती है। द सेम गोज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, जहां पे दोनों की पावर्स बराबर होती है। सिमिलरली फाइनेंशियल बिल्स, जहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की बात होती है, एक्सपेंडिचर करने की बात होती है, वहां पर भी दोनों की पावर बराबर होती है। तो यहाँ पे पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन दैट शुड कंसर्न टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ठीक हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, कुछ और एरियाज वेयर द पावर ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, जहां पे लोकसभा की पावर राज्यसभा के बराबर होती है। सो दीज एरियाज इंक्लूड, नंबर 1 इज इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करना है या फिर उनको इम्पीच करना है, वहां पर भी दोनों बराबर होते हैं। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जहां पे हमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कराना है या फिर उनका रिमूवल कराना है। द सेम गोज फॉर ऑर्डिनेंसेस, जो कि प्रेसिडेंट रिसेस के टाइम में हमने देखा था, ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके अप्रूवल के अंदर भी दोनों की पावर जो है बराबर होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया या एरियाज राज्यसभा इज वीकर देन लोकसभा। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा है, और कहें तो राज्यसभा की जो पावर है वो लोकसभा से कम है। तो क्या मनी बिल के केस में ऐसा है, ज्वाइंट सिटिंग के केस में, वोट ऑन डिमांड के केस में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो तीनों ही ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो मनी बिल हो, जॉइंट सिटिंग हो या फिर वोट ऑन डिमांड हो, जहां पे लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, जहां पे लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट क्या कहता है, मनी बिल जो है उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। इसी वजह से लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। राज्यसभा के अंदर मनी बिल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा इसे रिटर्न किया जा सकता है लोकसभा को विद इन 14 डेज, रेकमेंडेशन के साथ या विदाउट रेकमेंडेशन के साथ। सिमिलरली जहां पे हम नंबर्स की बात करते हैं, लोकसभा के पास 545 का नंबर है, राज्यसभा के पास 245 का नंबर है। तो जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा राज्यसभा से, क्योंकि नंबर्स उनके पास ज्यादा है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे एंड देन अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। चलिए, शुरुआत हमारी हुई थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को लेकर। यहाँ पे मनी को पे किया जाता है इसके थ्रू, और जो पेमेंट होती है बेसिकली इसमें अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू करी जाती है। हमने देखा था पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में ये अप्रोप्रिएशन का कोई रोल नहीं रहता है। कॉन्टीजेंसी फंड मैंने आपको बताया था, ये किसके डिस्पोजल पे होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पे होता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट। इसके लिए मैंने आपको 2 प्रिंस की स्ट्रेटेजी समझाई थी। 2 मतलब 2 और मोर स्टेट्स, P स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल, R स्टैंड्स फॉर जब राज्यसभा कहे, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के लिए, NCE स्टैंड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी। इन सब सिचुएशन के अंदर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ बना सकती है। देन हमने देखा था कि जब रीअसेंबली हो जाती है हाउस की, तो कितने टाइम में ऑर्डिनेंस को पास करना होता है, तो 6 वीक्स का टाइम होता है, और मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स का होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। फिर हमने डिस्कशन किया था
इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में मिनिस्टर्स जो होते हैं कलेक्टिवली और इंडिविजुअली दोनों तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स को लेकर। और यहाँ पे चाहे तो लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में किया जा सकता है यूज। इसके अलावा और कौन कौन से हथियार होते हैं, मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, सेंसर मोशन को पास कर सकते हैं, कट मोशन को पास किया जा सकता है ताकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अंदर दिखाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में, तो बजटरी कंट्रोल होते हैं और पोस्ट बजटरी कंट्रोल होते हैं, ये हमने देखा था यहाँ पे। रूल ऑफ लैप्स मैंने बताया था, पैसा खर्च नहीं करोगे तो वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाएगा। इसी वजह से मार्च रश का कॉन्सेप्ट आता है लास्ट के महीने में, मार्च के महीने में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पैसे को खर्च करना शुरू कर देती है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, उसको नहीं बदला जा सकता है, अदरवाइज स्पेशल मेजोरिटी से काफी सारी चीजें बदली जा सकती हैं। केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस के बारे में भी हमने जाना था। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है ये भी देखा था और स्पेशल मेजोरिटी के बारे में भी हमने यहाँ पे समझा था। फिर हमने देखा था राज्यसभा और लोकसभा बराबर किस एरियाज में होती हैं, ऑर्डिनरी बिल्स हो गया, फाइनेंशियल बिल्स जहाँ पे सीएफआई से पैसा निकालना है, इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा ऑर्डिनेंस के केस में जहां पे राज्यसभा वीकर होती है वो एरियाज है मनी बिल्स, जॉइंट सिटिंग एंड वोट ऑन डिमांड। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। यूट्यूब के ऊपर आई होप आपको जो नोटिफिकेशंस है वो मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे तो यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नए हमारे एनसीईआरटी एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।